माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों आज अपने इस लेसन में मैं आप लोगों को अपने BFM के मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 1 समझाऊंगा, जो कि बेसिकली एसेट क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक कमेटी का नाम है जिसे हम लोग नरसिम्हन कमेटी कहते हैं। तो नरसिम्हन कमेटी ने क्या किया था, NPA का नॉर्म्स को रिकमेंड किया था, ठीक है। और RBI ने क्या किया, गाइडलाइन दिया इससे रिलेटेड। तो अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि कोई लोन अकाउंट NPA कब हो जाता है, व्हेन अ लोन अकाउंट बिकम NPA। तो लोन अकाउंट NPA दो कारण से होता है। पहला कारण है नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ सैंक्शन इंक्लूडिंग लोन रिपेमेंट ऑन टाइम। तो मतलब जो भी कंडीशंस हैं, सैंक्शन के जो भी कंडीशन है उसे हम लोग यदि कंप्लाई नहीं करें। और दूसरा है सिक्योरिटी का लॉस। मतलब ऐसा समझिए कि जब आपने लोन दिया किसी कस्टमर को, तो उस वक्त तो आपके पास सिक्योरिटी था, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो जो सिक्योरिटी था वो ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी का लॉस होना और नॉन कंप्लायंस होना, ये दो कारण हैं किसी भी लोन अकाउंट के NPA होने का। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि कोई लोन NPA कब होगा, व्हेन लोन बिकम्स NPA। लोन NPA आखिर होता कब है, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का लोन है, ठीक है। और सभी अलग अलग तरह के लोन के लिए NPA का पीरियड अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला, यदि कोई टर्म लोन है, टर्म लोन NPA कब होता है कि जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है वो ओवर ड्यू हो जाए। अब देखिए ये टर्म है ओवर ड्यू, इसे मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो टर्म लोन NPA कब होगा, जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या हो जाए, ओवर ड्यू हो जाए। कब तक, मोर देन 90 डेज। मतलब ड्यू हो जाए, ड्यू समझते हैं ना, कि जो पैसा चुकाना था वो चुका नहीं रहा है तो ड्यू में चला गया। ओवर ड्यू मतलब वो कंटिन्यूसली ड्यू में रहे। तो यदि 90 दिन से ज़्यादा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है हमारा वो किसी टर्म लोन का ओवर ड्यू रहता है, तो उस केस में हमारा जो लोन है वो क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा। चलिए ये तो पहला केस था। दूसरा केस है हमारा कोई बिल, ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल हमने देखा था, और भी बहुत तरह के बिल होते हैं। तो कोई बिल NPA कब होगा कि जब वो ओवर ड्यू हो मोर देन 90 डेज। तो बिल के केस में भी कितना है, 90 डेज है, मोर देन 90 डेज। कोई एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट यदि है तो वो NPA कब होगा कि जब वो ओवर ड्यू है आफ्टर 2 क्रॉप सीजन, ठीक है। तो 2 क्रॉप सीजन के लिए एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के लोन अकाउंट का कंडीशन बता रहा हूँ कि वो NPA कब होता है। चलिए यदि मान लीजिए कि लॉन्ग, देखिए ये जो केस मैंने बताया एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड, ये था हमारे लिए शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म के लिए कितना है, आफ्टर 2 क्रॉप सीजन। और यदि हमारा वही जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है कि क्रॉप सीजन यदि 1 साल से ज़्यादा हो, तो आफ्टर 1 क्रॉप सीजन जो है वो क्या होगा, हमारा NPA हो जाएगा, यदि मान लीजिए ओवर ड्यू रहा तो, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 केस देखा इसमें। पहला केस क्या था कि जब शॉर्ट टर्म क्रॉप हो तो आफ्टर 2 क्रॉप सीजन्स, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हो, ठीक है, जिसका 1 साल से ज़्यादा क्रॉप सीजन हो तो आफ्टर 1 क्रॉप सीजन, ठीक है। अब देखिए CC या OD, कोई भी क्रेडिट लिमिट होता है हमारा या ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, वो NPA कब होता है कि जब वो यहाँ देखिए एक नया टर्म है, आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जब वो 90 दिन से ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा तो CC OD अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा NPA हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टर्म लोन का देखा, टर्म लोन के लिए मोर देन 90 डेज था, बिल के लिए भी मोर देन 90 डेज था। एग्रीकल्चरल लोन केस में 2 केस था, एक था हमारा शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए आफ्टर 2 क्रॉप सीजन, और लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए आफ्टर 1 क्रॉप सीजन। और CC OD यदि है तो उसके लिए हमारा मोर देन 90 डेज। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी बैंक में, वो क्या है, इंटरेस्ट के फॉर्म में है, ठीक है। किस पे इंटरेस्ट, तो लोन पे इंटरेस्ट। और उसे हम लोग किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि बुक्ड इनिशियली एंड रिकवर्ड लेटर, पहले बुक किया गया और रिकवर किया गया बाद में। तो दोस्तों आइए हम लोग समझें कि एसेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स आर देयर। तो फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एसेट, सेकंड इज सब स्टैंडर्ड एसेट, थर्ड इज डॉटफुल एसेट एंड फोर्थ इज लॉस एसेट। चलिए एक एक का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड एसेट को। तो देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड एसेट वैसे अकाउंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट वैसे अकाउंट होते हैं जो कि ऑर्डर में है, जो कि अभी प्रॉपरली ऑर्डर में है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होते हैं कि जो 12 महीना से ज़्यादा नहीं हो और अप टू 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग NPA, ठीक है। NPA होने से 12 महीना तक, ठीक है, जो हम अकाउंट का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है, सब स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट में क्या होगा कि NPA जो होगा उसका पीरियड 12 महीना से ज़्यादा होगा,
तो देखिए सब स्टैंडर्ड में क्या था जो ऑर्डर में हो, स्टैंडर्ड में क्या था जो ऑर्डर में हो, सब स्टैंडर्ड में क्या है 12 महीना तक, और 12 महीना से ज़्यादा क्या होगा हमारा डॉटफुल एसेट होगा। अब देखिए फर्दर डॉटफुल एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है D1, दूसरा है D2, तीसरा है D3। देखिए D1 में क्या है, हमने डॉटफुल एसेट के बारे में क्या देखा कि एनपीए का जो पीरियड रहता है वो 12 मंथ से ज़्यादा रहता है। तो यदि मान लीजिए D1 है हमारा, तो D1 में जो एनपीए का पीरियड रहेगा वो 12 मंथ से ज़्यादा होगा, तो रिमेन डॉटफुल फॉर 12 मंथ, तो ये क्या होगा हमारा D1। D2 में क्या है कि एनपीए का जो पीरियड है वो 24 मंथ से ज़्यादा होगा, मतलब 12 महीना से तो ज़्यादा है ही, डॉटफुल है ही, और या समझिए 1 से लेकर 3 साल तक वो डॉटफुल रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा D2 होगा। और D3 में क्या होगा कि यदि एनपीए पीरियड 48 मंथ से ज़्यादा है, मतलब 36 महीना से ज़्यादा यदि डॉटफुल रहा है, या 3 साल से ज़्यादा, 36 महीना बोलिए या 3 साल बोलिए, तो हमारा क्या कहलाएगा D3। तो हमने क्या देखा, D1 क्या है, D1 ग्रेटर देन 12 मंथ, D2 क्या है ग्रेटर देन 24 मंथ्स, और D3 क्या है ग्रेटर देन 48 मंथ। तो ये था हमारा डॉटफुल एसेट का 3 पार्ट, डॉटफुल कैटेगरी के जो अकाउंट होते हैं उनके 3 पार्ट, D1, D2 एंड D3। जो हमारा चौथा पार्ट है वो है लॉस एसेट। तो लॉस एसेट में वैसे लोन होते हैं जो कि जिसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, विच आर अनरिकवरेबल, ठीक है, जिसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। और पांचवा जो हमारा अकाउंट का टाइप है वो है एसएमए अकाउंट। एसएमए अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखिए ये क्या होता है, ये वैसा अकाउंट होता है जो कि इरेगुलर है, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन एनपीए नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए इरेगुलर होना, आउट ऑफ ऑर्डर होना अलग बात है, लेकिन एनपीए भी नहीं हुआ है, तो वैसे अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग, एसएमए अकाउंट कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब देखिए एसएमए अकाउंट का भी 3 टाइप होता है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, और भी टाइप होते हैं, अभी हम लोग 3 ही टाइप को देखेंगे। देखिए एसएमए 0 क्या होता है कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो यदि 30 दिन से कम ओवर ड्यू हो, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर ओवर ड्यू फॉर लेस देन 30 डेज, तो हमारा एसएमए 0 होगा। एसएमए 1 में क्या होगा कि ओवर ड्यू फॉर ग्रेटर देन 1 मंथ, एक 30 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू हो, या समझिए कि 31 से लेकर 60 दिन तक ओवर ड्यू हो, तो क्या कहलाएगा, एसएमए 1 कहलाएगा। और एसएमए 2 क्या कहलाएगा कि ओवर ड्यू फॉर ग्रेटर देन 22 मंथ, यानी कि 61 से लेकर 90 दिन के बीच में ओवर ड्यू हो, तो क्या कहलाएगा, एसएमए 2 कहलाएगा। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो एसएमए अकाउंट होते हैं वो एनपीए नहीं होते हैं, लेकिन इरेगुलर या आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है, 0, 1 और 2। 0 के अंदर क्या था 30 डेज से कम, 1 के अंदर क्या था 31 से 60 डेज, और 2 के अंदर क्या था 61 टू 90 डेज। अब देखिए एक स्पेशल सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि कोई अकाउंट है वो सिक्योर था, ठीक है, लेकिन उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, आरबीएस का क्या फुल फॉर्म हुआ दोस्तों, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वो यदि उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से 10% से कम हो गया, ठीक है, तो उसे हम लोग लॉस एसेट कर लेंगे। आइए इसे समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा दोस्तों, तो 1 लाख का 10% 10,000 होगा। तो कोई सिक्योरिटी का जो अभी का जो वैल्यू है, करंट सिचुएशन में जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है, वो यदि 10,000 से कम हो जाए, ठीक है, और वो पहले तो सिक्योर था लेकिन अब उसका जो वैल्यू है वो 10,000 से यदि कम हो जाए, तो उसको हम लोग किस तरह के एसेट में क्लासीफाई कर देंगे, लॉस एसेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। उसी तरह देखिए यदि कोई अकाउंट सिक्योर था पहले, ठीक है, लेकिन उसका जो आरबीएस है वो 10% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो उसे हम लोग डाउटफुल में डालेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख का हमारे पास एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, उसका 50% कितना होगा 50,000, और 10% कितना होगा 10,000। तो यदि मान लीजिए कि किसी सिक्योरिटी का अभी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10,000 और 50,000 के बीच में है, तो ऐसे अकाउंट को हम लोग क्लासीफाई कर देंगे किसमें, डाउटफुल एसेट में। तो हमने 2 केस देखा, यदि 10% से कम है तो लॉस एसेट, और 10 से 50 के बीच में है तो डाउटफुल एसेट। दोस्तों ये 2 फैक्ट हमारे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब काफ़ी काम में आएगा। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे लास्ट, आज के जो लेसन है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रोविजनिंग। देखिए प्रोविजनिंग क्या होता है कि इसे समझिए, व्हेन अ लोन इज़ नॉट बीइंग रिपेड द बैंक हैज़ टू रिकॉन्स्टिट्यूट दिस मनी फ्रॉम इट्स अदर सोर्स लाइक प्रॉफिट। यदि मान लीजिए कोई लोन रिपे नहीं हो पा रहा है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसका जो पैसा था, उस लोन का जो पैसा था वो अपने प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सो सेटिंग ए साइड ऑफ मनी फ्रॉम प्रॉफिट टू कंपेंसेट अ प्रोबेबल लॉस काउज ऑन लैंडिंग अ लोन इज कॉल्ड प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे बैंक ने लोन दिया, अब लोन रिपे हो नहीं पाया, तो बैंक क्या करेगी, कुछ पैसा एक्स्ट्रा साइड करेगी ना, एक्स्ट्रा रखेगी, ठीक है, ताकि कहाँ से, अपने प्रॉफिट से वो पैसा रखेगी, ताकि वो जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कर सके। तो ये जो सेटिंग, ये जो प्रोसेस है, मतलब पैसा को एक्स्ट्रा रखना, अलग रखना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग। मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग कहें तो एक तरह से एक सेपरेट फंड को क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपने पीएल अकाउंट को डेबिट करके।
ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रोविजनिंग से रिलेटेड फैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझाई। एनपीए क्या होता है, फिर लोन अकाउंट कब एनपीए होगा, फिर उसके बाद लोन अकाउंट एनपीए का मतलब क्या होता है। हमने टर्म लोन, बिल, एग्रीकल्चरल लोन, फिर सीसीओडी, सभी केसेस को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि एसेट के कितने टाइप्स होते हैं। हमने 4 टाइप को पढ़ा, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डॉटफुल और लॉस एसेट। और हमने उन सभी के कैटेगरी को देखा। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तभी इन चीज़ों को याद हो पाएंगे आपको। और हमने स्पेशल मेंशन अकाउंट के बारे में डिस्कस किया। और फाइनली अब हम ये अपने टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं प्रोविजनिंग से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं तुरंत लाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है एसेट क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। इसे लगभग 3 या 4 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं शॉर्ट वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन फोकस्ड हो। देखिए, होता क्या है कि यदि लंबा वीडियो में लाऊंगा तो उतना फोकस्ड वे में आप लोग नहीं समझ सकते हैं चीज़ों को, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मुझे मोटिवेट करेगा ऐसा और वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।